जय उत्तराखंड साथियों। मेरा नाम अजय बिस वनयू के टीम से। और आज इस फेसबुक लाइव चर्चा में हमारे साथ हैं अल्मोड़ा जिला से श्री भास्कर जोशी जी और वनयू के टाइम से यशोदा जोशी जी। तो मैं यशोदा जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू रखें। जी, जोशी जी। मैम। नमस्कार। नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैं हूँ यशोदा जोशी। मेरा एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब, यूके टाइम्स नाम से है। मैं उसमें एक छोटी सी रिपोर्टर एंकर हूँ और साथ ही साथ थोड़ा लिखने का शौक भी है। तो छोटी सी एक लेखिका बनने की कोशिश कर रही हूँ आजकल, तो लिख भी रही हूँ। जी। बस ये छोटा सा परिचय मेरा है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ और मायका मेरा पौड़ी गढ़वाल से है। बस ये छोटा सा परिचय है मेरा। बाकी भास्कर जी, हम और जी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपसे एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे आपका। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय हिमाल। मेरा नाम भास्कर जोशी है। मैं सहायक अध्यापक हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजेला, विकास खंड धौला देवी, जिला अल्मोड़ा में। और मैं बच्चों के साथ रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहता हूँ। जी। और सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, हमारे जो व्यूवर्स हैं और जो हम भी हैं, हम आपसे एक जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे मैं पहला क्वेश्चन यही करती हूँ कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। जी मैम, मैं दोबारा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा हाँ नाम जी, हाँ भास्कर जी। जोशी है और मैं सहायक अध्यापक हूँ। मुझे 14 साल हो गए हैं शिक्षण करते हुए, जिसमें से कि 7 साल सरकारी शिक्षा के अंतर्गत हैं और बाकी 7 साल मेरे प्राइवेट शिक्षण का भी मुझे अनुभव है। और इस दौरान बहुत से विद्यालयों में मैंने पढ़ाया है, बोर्डिंग स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है। और अब ये पिछले 7-8 सालों से मैं सरकारी स्कूल में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के जो नौनिहाल हैं वो आगे बढ़ें और खूब अपना नाम करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है। देखिए, मैं भी बड़े ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और मेरे माँ बाप ने अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा दिया तो वो एक बहुत अच्छी एजुकेशन अपना पूरा समर्पण दे के मेरे माता पिता ने मुझे एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त की। अच्छी एजुकेशन से जी, मेरा तात्पर्य है कि ना केवल मैं अपने लिए बेहतर सोच पाता हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके लिए भी मैं बेहतर सोचने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा बेहतर शिक्षा से मेरा प्रयास है और यही मेरा आज के दिन में मोटो है। आप कहीं भी अगर मेरा कार्य देखेंगे तो उसके नीचे मैं यही लिखता हूँ कि बेहतर शिक्षा, बेहतर समाज। तो इतना ही मेरा परिचय है और बाकी तो ईश्वर है साक्षी सब चीजों का। जी। जी, जी। और आप जैसे कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप बताएं कि आप एक अध्यापक, जैसे कुछ और भी आप बनने की सोच सकते थे या बन सकते थे, लेकिन आपने एक अध्यापक बनने का जो आपका सफर रहा वो किस तरीके से? मैम देखिए, इस बारे में मैं बहुत लकी रहा कि मेरा जो करियर है भ्रमित नहीं रहा। कि मतलब शुरुआत में इंटर कक्षा में पढ़ता था, एक वाकया मेरे साथ हुआ कि हमारे विद्यालय में क्या हुआ करता था कि जब टीचर्स डे होते थे तो टीचर्स डे के दौरान एक कंपटीशन होता था, जहां सारे बच्चे, आज भी होता है वो, कि सारे बच्चे टीचर बनते हैं और उस दिन अध्यापकों को हम आराम देते हैं। तो उस दिन एक कंपटीशन हुआ टीचर्स डे के दिन। मैं आपको सन 2000 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि सन 2000 में जी, मैंने अपना इंटर पास किया था। तो उस कंपटीशन के दौरान क्या हुआ कि मैं पूरे विद्यालय में प्रथम आया और मुझे सबसे बेस्ट शिक्षक घोषित किया गया ना। तो जी, जी, ये नींव वहीं से पड़ी। मुझे मुझे लगा कि मुझे अब अध्यापक ही बनना है और मेरे जो अध्यापक थे उनका भी मेरे ऊपर काफी अच्छा प्रभाव है। आज भी मैं अपने अध्यापकों के संपर्क में हूँ, जो उस समय मुझे बहुत अच्छा, जिन्होंने पढ़ाया, मेरा मार्गदर्शन किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने पद से भ्रमित रहा। एक चीज साथ में और जोड़ूंगा, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरीके से एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करती है। मेरे जी, जो पिताजी के दादाजी थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे दादाजी 1962 की लड़ाई उन्होंने लड़ी। मेरे पिताजी खुद एक पूर्व सैनिक रह चुके हैं और मेरा छोटा भाई भी अभी सैनिक है। तो कहीं न कहीं ये था कि थोड़ा आर्मी का भी एक वो था, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किया, कई बार लिखित में असफल रहा, कई बार मेडिकल में असफल रहा, लेकिन चल रही है जर्नी, अच्छी चल रही है। मैं खुश हूँ अपने करियर से। जी। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि शिक्षा का जो असली अर्थ है वो आप क्या समझते हैं, मतलब क्या है?
मैम देखिए, क्योंकि मैं एक प्राथमिक शिक्षक हूँ, तो मैं हमारा जो उद्देश्य होता है वो एक ऐसे बच्चों के तरफ से आता है कि जो बिल्कुल एक प्रकार से कोरी स्लेट होते हैं ना। जी जी मैं उन पर कुछ भी लिख दूं, ये मेरा दायित्व है कि वो भविष्य में क्या नागरिक बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, उनके अंदर कैसी एक राष्ट्र के प्रति एक क्या भावना होगी, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि वो कल जी के नौनिहाल, कल के देश के भविष्य बनने वाले हैं, और ये मेरा मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उन पर क्या लिखूं। मैं उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करूं। मैं उनके ऊपर केवल एक वो करूं कि वो केवल एक अपना जॉब लेकर अपने उसमें ही मग्न हो जाएं, या मैं उन्हें कुछ भी ना करूं, या मुझे स्वच्छंद छोड़ दूं। ये मेरा दायित्व है। तो जी मैं ये समझता हूं कि शिक्षक होना आसान काम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। धीरे धीरे कर रहा हूं मैं। भविष्य में मैं इसमें सफल हो पाऊंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। अभी तो केवल एक जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी काफी लंबी सर्विस बची हुई है आगे। तो भविष्य में अच्छा करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। जी। अच्छा, तो आप कर ही रहे हैं, आगे भी अच्छा ही होगा, ये हमारी कामना है जी। आपके लिए। अजय जी। जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करना चाहूंगा, जय उत्तराखंड। और आज का जो हमारा ये चर्चा का विषय है, परेशानी को लेके हमेशा हम परेशानियां गिनाते रहते हैं। ये परेशानी है, इधर ये दिक्कत है। एक सेकेंड। चाहिए मेरी। हाँ जी, अब आ रही है जी। आपकी आवाज। जी। एक्चुअली वो बीच में एक कॉल आ गई थी, तो जी उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं जैसे बात कर रहा था कि हम हमेशा परेशानियां गिनाते हैं कि मेरे पास ये दिक्कत है, यहाँ पे ये समस्याएं हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन समस्याओं के चलते हुए भी इस स्तर पे काम करते हैं। और आज हमारी चर्चा का जो टाइटल रहा वो यही है, एक उत्तराखंड में एक शिक्षक ऐसे भी। तो हमारे सामने आज एक तरीके से हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं भास्कर जोशी जी। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यशोदा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमेशा हर स्तर पे बेसिकली शनिवार। मैं माफी चाहता हूँ फिर से ना, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है लग रहा जी। है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अभी? अब आ रही है। जी हाँ, अभी आ रही। माफी चाहता हूँ मैं, शायद वो जो ब्लूटूथ से कनेक्शन किया था उसकी वजह से दिक्कत आ रही है बार बार। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सामने चैलेंजेस बहुत होते हैं, परेशानियां हम बहुत गिना लेते हैं, लेकिन इन परेशानियों के लड़ते हुए भी समस्याएं वही हैं। लेकिन फिर भी आपने इस तरीके से रिजल्ट लेके आए, एक आपने जो आपने अभी बताया कि रचनात्मक कार्य किस तरीके से बच्चों के साथ कर रहे हैं, उसके हमारे साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसी में से सर आपके लिए मेरा एक ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में अच्छे शिक्षकों की कमी है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा सर, अगर कोई शिक्षक है ना,
आप उसको प्लीज ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं अच्छा या बुरा। ये टर्मिनोलॉजी मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि ये इसको बिल्कुल हटा देना है। मतलब शिक्षक जो बना है सर, ये बड़ा ही उत्तरदायित्व का एक पद है ना। इसको इसको हम लोग अच्छा या बुरा की कैटेगरी में कभी नहीं रख सकते। मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। आप जब छोटे होते हैं बचपन से लेकर, शिक्षक ऐसा नहीं कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले, मैं उस शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब पैदा होते हैं उसी वक्त से आपकी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हो जाती है। आपकी माता, आपके पिताजी, आपके परिवार में आपका माहौल, जो सारे ये सभी आपके शिक्षक हैं। तो आप केवल एक स्कूली जो अध्यापक है उसको शिक्षक मान के कभी भी शिक्षक को कैटेगराइज ये नहीं कर सकते हैं कि अच्छा या बुरा। जहां तक उत्तराखंड की बात है, मैं केवल एक स्पष्ट कहूंगा सर, शिक्षक कहीं भी बुरे नहीं है। कोई भी, पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक जो है एक कम्युनिटी के रूप में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना तत्पर दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा कि सर अलग अलग व्यक्तियों में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। किसी कोई बहुत अच्छा दे पाता है, कोई बहुत अच्छा नहीं दे पाता है, ये एक अलग चीज है। तो बहुत अच्छे टीचर हमारे उत्तराखंड में है, एक से बढ़कर एक चीज है। ठीक है, मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं से सोशली मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, या मेरे रचनात्मक कार्य पहुंच पा रहे हैं या लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। ऐसे साइलेंट हीरोज हैं सर, मैं आपको खुद बताऊंगा कि जो बिना कहीं कोई चर्चा के, परिचर्चा के, किसी नाम के काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर उसका वर्णन भी नहीं कर पाऊं। मैं उनके सामने बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। तो इतने दुर्गम दुर्गम इलाकों, मुझसे भी ज्यादा दुर्गम है, मुंशियारी डीडीहाट चले जाइए। मैं मुंशियारी में भी एक अध्यापक महोदय से मिलकर आया जो बेचारे फिजिकली हैंडीकैप थे और उनको स्कूल में चलने के लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वो एक बैसाखी का सहारा लेकर, क्योंकि मैं विजिट भी करता रहता हूँ इधर उधर, तो मुझे उनसे बड़ा प्रेरणा मिली कि जब ये कर सकते हैं, और वो न केवल अपनी जो एक रॉ जनजाति है उसके लिए वे काम कर रहे हैं अपना, साथ में शैक्षिक भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है हम लोगों के बीच में, और निसंदेह हम लोग मिलकर उत्तराखंड को बहुत आगे ले जा पाएंगे सर, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए सर, आपने ये सही बताऊं तो आपका अपना एक बड़प्पन है, और ये हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन यहाँ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में या हमारे फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी प्लेटफॉर्म या किसी वजह से आगे फ्रंट पे नहीं आ पाते। और ये मैं हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा। कई कई लोग ये बात बार बार कहते हैं कि यार आप मतलब अच्छा काम कर रहे हो तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो आज की मानसिकता है, लोग ये सोचते हैं कि अच्छे लोग या अच्छे काम करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि उनको कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप कृपया कहीं पे भी आप कोई भी एक छोटा सा काम करते हैं, इसको जरूर दिखाइए। और सोशल मीडिया एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है कि हमको ये आगे दिखाना चाहिए, ताकि कुछ लोगों को एक प्रेरणा जरूर मिले कि हाँ यार ऐसे व्यक्ति हैं तो मुझे भी क्यों नहीं करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, शायद ये आउट ऑफ द टॉपिक चले जाऊं, उदाहरण के लिए मैं आपको कह रहा हूं, जो मतलब सफाई अभियान था, ये क्या केवल मतलब मोदी जी ने शुरू किया था? नहीं, शुरू तो पहले से है, लोग सफाई पहले से करते थे। लेकिन जब मोदी जी खुद लेके मीडिया में आ गए, झाड़ू उठा के रास्ते पे, रोड पे सफाई करने लग गए, तो लोगों को ये प्रेरणा जरूर मिली कि नहीं यार, जब एक प्रधानमंत्री उठ के झाड़ू लगा सकता है तो मुझे क्या दिक्कत है। और ये प्रेरणा, मेरे हिसाब से इस प्रेरणा हम सबको अपने अपने स्तर पे देनी चाहिए। और इसीलिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने जिन टीचर्स की बात करी है, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बैकग्राउंड में बहुत सारा काम करते हैं और उन्हीं से काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो आगे जाते हैं। तो इसी के साथ सर, एक नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो अभी आपने बताया कि मतलब दुर्गम क्षेत्र, तो ये दुर्गम और सुगम क्षेत्र क्या है और किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है अगर हम शिक्षा को लेके चले तो? सर देखिए, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। सभी जानते हैं कि बड़ी थोड़ी सी दिक्कत वाली भौगोलिक परिस्थिति है हमारी, लेकिन फिर भी हमको इसके ऊपर गर्व है। ये हमारी मिट्टी है, हमारी जन्मस्थली है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें यहाँ कष्ट होता है, मजा आता है, इस मिट्टी से बहुत मजा आता है, आनंद आता है। साथ में कहूंगा, जैसे कि आपने प्रश्न पूछा था सर, 3 क्षेत्र हैं हमारे
शैक्षिक वर्ग के अंदर। हम कहते हैं एक सुगम, एक कहते हैं दुर्गम और एक कहते हैं अति दुर्गम। सुगम तो वो क्षेत्र है जो बिल्कुल सड़क से आप अपने घर से निकले, आपने अपनी गाड़ी पकड़ी और सीधे रोड किनारे कोई विद्यालय है या कोई कार्यालय, वहां आप पहुंच गए। दुर्गम वो विद्यालय है कि जैसे थोड़ा इंटीरियर है, थोड़ा सा अंदर है, कटा हुआ है, लेकिन सड़क है, फिर भी सड़क के किनारे आप लोग अपना वाहन खड़ा करेंगे, सीधे अपने कार्यालय में पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत से क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर आज विकसित हो चुके हैं जहां सड़क जा चुकी है, वो दुर्गम इलाके हैं। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज भी सड़क नहीं पहुंची हुई है, तो वहां आदमी को अपनी 11 नंबर की गाड़ी यानी कि 2 पैरों का ही सहारा लेना पड़ता है। आपने अपना वाहन हाँ, आपने अपना वाहन खड़ा किया और आप अपने पैदल रास्ते पे चल पड़े। वो 1 किलोमीटर हो सकता है, वो 2 किलोमीटर हो सकता है, वो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या मेरे विद्यालय जितना हो सकता है पैदल। तो ये ऐसे विद्यालयों को हम दुर्गम, अति दुर्गम विद्यालय कहते हैं, जहां आज भी सड़क या व्यवस्था या मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं या पहुंचने को प्रयासरत हैं। ये विद्यालय अति दुर्गम की श्रेणी में है सर, ये है इसका क्राइटेरिया। मेरा विद्यालय भी अति दुर्गम श्रेणी में ही आता है। आपका विद्यालय जहां पे आप पढ़ा रहे हैं इस समय अति दुर्गम क्षेत्र में है। तो सर इसके साथ एक ये था कि सरकार किस तरीके से मेक श्योर करती है कि जो अति दुर्गम क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है वहां पे भी टीचर जाए, ये मतलब प्रोसेस क्या होता है इस तरीके से आपको, आप इस कृपया बताएं। सर प्रोसेस तो सामान्य है, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब टीचरों के लिए जो सबके लिए नियम वाली है वो मेरे लिए भी नियम वाली है। मतलब आज के दिन में 3 साल अगर आपको किसी क्षेत्र में आपने दुर्गम की सेवा कर ली है, शिक्षा विभाग के अनुसार 3 साल अगर आपने किसी सेवी क्षेत्र में कर लिया है, तो उसके बाद आप स्थानांतरण के लिए वो हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं और आप हाँ आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ये वो नहीं है कि आपका 100% ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आप एक्ट के अनुसार उसके लिए लायबल हैं। आप चाहें तो वहां से निकलने का प्रयास कर सकते हैं सर, ये चीजें हैं। और इसमें एक हमारा शिक्षा विभाग का एक्ट है, नीति भी है, उस अनुसार हमारी सरकार इसके अंदर कार्य कर रही है और काफी अच्छा कार्य कर रही है जी। तो जो मैं नियम की बात कर रहा था, नियम मतलब ये है कि आपको कम से कम 3 साल दुर्गम क्षेत्र में अपना सर्विस देना जरूरी है। जी 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 जी, मेरा एक्चुअली तात्पर्य यही था। तो मतलब सरकार ने नियम ऐसा बना रखा है कि आप जब मतलब इस प्रोफेशन में आते हैं तो आपको 3 साल दुर्गम क्षेत्र में देना जरूरी है। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैम आप कृपया अपने सवाल लीजिए। जी भास्कर जी, जैसे आपने कहा कि आपका जो स्कूल है वो काफी दुर्गम क्षेत्र में पड़ता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि जैसे और लोग हैं वो अपना जो ट्रांसफर है वो सुगम क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे भी अपना जो ट्रांसफर था सुगम क्षेत्र में कर लेना चाहिए था? मैडम मुझे ना कभी ऐसा, सच बताऊं, कभी ऐसा नहीं लगा मुझे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं रोड के, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के एक से एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। अब आप इसको ये मत समझिए कि मेरा बड़प्पन है। देखिए मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ। यहाँ से आप चले जाइए पहाड़ के डॉन बॉस्को स्कूल में मैंने पढ़ा रखा है। आप मैं नैन्सी कॉन्वेंट है वहां पर मैंने पढ़ा रखा है। इसके बाद सिद्धार्थ बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है। सेंट जोसेफ स्कूल नैनीताल का है, यहाँ मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद फिर मेरी जो लंबी जर्नी हुई वो हुई डीपीएस बुलंदशहर में मैंने पढ़ा रखा है। तो जब मैं देश के प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों तक पहुंच पाया, ये मेरा एक लक था। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिल पाते। यहाँ से अलग अलग जगहों से मैंने बहुत अनुभव लिया है। तो मुझे लगा कि यार ये, और यहाँ पर बताऊं, मैं थोड़ा सा, मैं इसका वो नहीं करूंगा, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है यहाँ पर थोड़ा प्राइवेट में क्या होता है कि आपके पास बने बनाए नियम है पहले से, उन जो मैनेजमेंट है उनके बने बनाए नियम होते हैं, आपको वो फॉलो करने हैं किसी ना किसी रूप में, आपको फॉलो। आपके पास कोई भी इंडिपेंडेंसी नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई नया रूल या कोई अगर आप रचनात्मक करना चाहते हैं तो आपके पास नहीं है मौके, क्योंकि मैनेजमेंट को लगेगा कि नहीं ये उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है। ये भास्कर जोशी का आइडिया हो सकता है, ये उसके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन ये उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो ये जो एक था इंडिपेंडेंसी, इसका मैंने बहुत ही वहां पर मतलब एक इसको फील किया, इसका लैक फील किया, इसका एक लैक फील किया कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक था कुछ यार इन बच्चों के। हालांकि शिक्षण मैंने वहां बहुत अच्छा किया और काफी मेरे पास काफी इसमें प्रशस्ति पत्र भी है, काफी कुछ किया, लेकिन जो कुछ एक करना चाहता था, एक एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो उसका मौका मुझे नहीं मिल पाया।
तो जब मेरा ये विशिष्ट में सिलेक्शन हुआ तो मैंने कहा एक मौका है अपने वापस उत्तराखंड जाने का, तो मैंने इसको हाथों हाथ लिया। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी या कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक अपनी मातृभूमि से प्यार था। मैं वाकई मैं रियलाइज करूंगा इसको, एक प्यार था और मुझे एक फ्रीडम भी चाहिए था। तो जब मैं यहाँ आया तो फिर वही जो मेरे नवाचारों का सिलसिला है जारी हुआ। बच्चों को सिखाने के नए नए तरीके मैंने खोजे, और इतना अच्छा खोजा कि एक एक नवाचार को तो हमको राष्ट्रीय स्तर तक उसका सम्मान मिला कि ये भास्कर जोशी का ये नवाचार इतना अच्छा वैल्यूएबल है कि इसको सम्मानित किया जाए। और वो सम्मान इतना अच्छा मिला कि उसको एक नवाचार पुस्तिका के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अरविंदो सोसाइटी ने मिलके पब्लिश किया, और वो पूरे हिंदुस्तान में पब्लिश हो रहा है कि आप भी इस नवाचार को आप अपने स्कूल में अप्लाई कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरा वो डिसीजन उस समय खराब नहीं था, और मुझे आज गर्व है कि हाँ वो जो डिसीजन मैंने उस समय लिया वो बहुत अच्छा डिसीजन था। जी जी। जी आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और जी रचनात्मक जो कार्य हैं वो भी काफी अच्छे ढंग से करते हैं। तो मैं जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या शहर के बच्चों में और जो हमारे ग्रामीण छात्र हैं उनमें आप क्या भिन्नता देखते हैं? क्या मैडम, बच्चे भिन्नता है? चाहे, हाँ बच्चे देखिए, चाहे गांव के हों या शहर के हों, बच्चे बच्चे ही होते हैं मैम। हमारे जी जी जो पहाड़ के बच्चे हैं उनको केवल वो प्रतिभा में किसी से कम नहीं है। जी मैं जी आपको ऐसे ऐसे बच्चों से मिला सकता हूँ कि मतलब जो केवल कुछ आर्थिक कमियों के कारण पिछड़ जाते हैं। और जो आपने पूछा क्या भिन्नता है, केवल मौकों की भिन्नता है मैडम। जी सिर्फ जी मौके नहीं मिल पाते हैं, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं केवल उनको मौके दे रहा हूँ मैम। वहाँ उनके पास, बेचारों के पास मौके नहीं है। बेचारे, कहना मेरा गलत होगा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन उनके पास केवल ना वहाँ मौके नहीं है उनको। अगर एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप शुरू से जानते हैं हमारे जो हिस्ट्री है, रत्नाकर थे। रत्नाकरों को साधुओं का सानिध्य मिला तो वो वाल्मीकि बन गए। जी जी अंगुलीमाल डाकू था, अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध का सानिध्य मिला तो इतना बड़ा उनका वो बन गया, बाद में जाके इतना बड़ा उनका फॉलोवर बन गया। मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं माहौल एक ऐसा होता है, मैं अगर एक अलग ग्रुप में रहूंगा, रात दिन शराब पीने वालों के बीच में रहूंगा या कुछ इस प्रकार का कुछ इविल कॉन्सेप्ट अपने अंदर पाल लूंगा, तो मैं निसंदेह मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कुछ क्वालिटी डेवलप हो ही जाएगी कि जी जी वो मुझे ले जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि माहौल की जरूरत है बस। वो बच्चे किसी से अलग नहीं है, वो भी बच्चे हैं। और जो शहर में पढ़ रहे हैं, मेरे स्वयं के बच्चे, मैं अपनी बेटी को अपने विद्यालय में लेके उन बच्चों के साथ पढ़ाया, कोई ऐसी भिन्नता नहीं हुई। तो उसने भी पढ़ा और हमारे विद्यालय के बच्चों ने भी पढ़ा, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत बड़े तुर्रम बन गए और हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी चीज का वो नहीं कहता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल, इसलिए वो थोड़े से, एक तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कम हो जाते हैं जी उनके। अगर आप कहीं 20-25 लोगों के बीच में खड़ा कर दीजिए तो वो बेचारे साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि कभी उन्होंने वैसा माहौल नहीं देखा होता है। तो आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने अपने स्कूल के बच्चों को इतने जगह पार्टिसिपेट कराया, चाहे जिले स्तर पे, चाहे प्रशासन स्तर पर, और चाहे अपना बीआरसी सीआरसी, हर स्तर पे मैंने उनको प्रतिभाग कराया। तो आज बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और वो अच्छा कर पा रहे हैं, भविष्य में और अच्छा करेंगे। तो ये सिर्फ एक माहौल, इन्वायरमेंट है। मैं इतना कहूंगा कि आप इन्वायरमेंट दीजिए, एक माहौल दीजिए बच्चों को, अपने चारों तरफ एक ऐसा एजुकेशनल इन्वायरमेंट बनाइए, वो बच्चे भी किसी से वो नहीं है। अभी मेरे 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं नवोदय की तैयारी करा रहा था पिछले 1-1.5 साल से। अब ये लॉकडाउन के कारण अभी परीक्षा हो नहीं पाई है जवाहर नवोदय वाली। तो मुझे पूरा विश्वास है, देखिए अगली बार जब मैं मिलूंगा तो आपको पूरे उससे साथ बोलूंगा कि वो 2 बच्चे मेरे नवोदय में निकलेंगे। तो ये चीजें हैं, थोड़ा माहौल देना है, इन्वायरमेंट देना है। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल, मैं नहीं मानता है स्कूलों को कैटेगराइज करने के पक्ष में, मैं कभी नहीं रहा कि पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल, ऐसा कुछ नहीं। मेरी बच्ची खुद, मेरे घर के पास मेरे 2 बच्चे हैं, और वो ऐसा नहीं कि हल्द्वानी के बहुत नामी गिरामी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे घर के पास है एक छोटा सा स्कूल, वहीं पढ़ते हैं। मेरा घर मानना है कि स्कूल कोई मैटर नहीं करता है, आप इन्वायरमेंट दीजिए। बच्चे घर में भी अगर अच्छा कर लेंगे, ये मेरा है, थोड़ा सा गाइडेंस उनको देने की आवश्यकता रहती है। जी जी। एक जी, मौके की तलाश जो होती है वो मौका मिलना चाहिए बच्चों को। बस बस बच्चों को तो मौके हाँ जी। मौके देने हैं। मैं, हाँ, यही मैं कर रहा हूँ, और कुछ विशेष मैंने ऐसा नहीं कर रहा हूँ।
जी जी। अजय जी, जी आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली जोशी जी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो जो आपने जो चेंजेस बच्चों के अंदर, स्कूल के अंदर लेके आए, शुरू में जब आपने इस स्कूल को ज्वाइन किया तब इसकी कंडीशन क्या थी, और आज इसकी कंडीशन स्कूल की, देखिए स्कूल की कंडीशन तो जैसी है वो होएगी, लेकिन जो चेंजेस आए, वो बदलाव कैसे आए और किस तरीके से आए, मैं इसलिए ये सवाल मेरा है, क्योंकि हमारे कुछ साथी हैं कुछ इस तरीके की, जो कि मतलब ना सरकारी चीज को या सरकारी स्कूल से इतना नेगेटिव हो चुके हैं कि उनको जी जी। लगता है कि सारे टीचर एक जैसे हैं, और हर हर तरीके के लोग एक ही तरीके का माहौल बना के रखा है। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो चेंजेस हैं, बेसिकली यहाँ पे अगर हमारे पास अभी प्रेजेंटेशन होती तो मैं दिखाता कि किस तरीके से आपने स्कूल में बदलाव लेके आए हैं। तो आप कृपया, जब आपने ज्वाइन किया और आज क्या अंतर है, ये कृपया हमारे साथियों को जरूर बताएं। मैं संक्षेप में बताता हूँ। कहानी जी बहुत लंबी है अजय जी, मैं किसी दिन फिर आपको अलग से इसको बताऊंगा। लेकिन देखिए, जब विद्यालय ज्वाइन किया था आज से 7 साल पहले, तो विद्यालय की छात्र संख्या उस समय 10 थी और विद्यालय भी बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। लेकिन एक मन के अंदर, क्योंकि नई नई नौकरी लगी थी, पहली बात है सरकारी नौकरी, तो एक मन के अंदर कुछ करने का पहले से जज्बा लेके चले थे बुलंदशहर से कि नहीं, अब जा रहे हैं अपने उत्तराखंड में तो कुछ करेंगे। एक तो ये था। तो पहले तो घर घर एक डोर टू डोर कैंपेनिंग करी कि नहीं, अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजो, और इस तरीके का एक हर हर प्रयास किया। उसके बाद जब एक छोटे छोटे कार्यक्रम चलाए सर अपने सेवी क्षेत्र में, छोटे जैसे कार्यक्रम क्या, एक चलाया शिक्षा का प्रसार नशे का तिरस्कार, एक कार्यक्रम ये चलाया जो बच्चे ही हैंडल करते थे, ये बहुत फेमस हुआ कार्यक्रम मेरे सेवी क्षेत्र में। जी। दूसरा एक कार्यक्रम चलाया, स्वच्छ बेटी स्वच्छ माँ स्वच्छ बेटी, जो कि स्वच्छता को लेकर था। ऐसे ही लगभग बहुत छोटे-छोटे कार्यक्रम चलाते हुए, मतलब एक कैंपेनिंग का रूप दिया हमने उनको। तो इसमें काफ़ी बहुत से लोगों ने इसको नकारात्मक तरीके से लिया, क्योंकि देखिए मैम, जहाँ आप काम करेंगे, कई लोग सोचेंगे कि हाँ, अपने लिए कर रहा है या कुछ ऐसे, इसको कई लोगों ने मतलब तो राजनीति, जब हमने शिक्षा का प्रसार नशे का तिरस्कार कार्यक्रम किया तो बहुत सारे नेगेटिव लोग इसमें जुड़ गए कि हाँ, उनका कुछ दिक्कत हो रही है वगैरह वगैरह, वो हम मेरा अपोज करने लगे। तो परेशानी भी बहुत हुई अजय जी, इसमें ऐसी बात नहीं कि परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज हम उन सारी परेशानियों से निकल के इतना आगे बढ़ चुके हैं कि छात्र संख्या विद्यालय की बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात थी कि जिला प्रशासन अल्मोड़ा ने इन कार्यक्रमों को स्वीकार किया, रिकॉग्नाइज किया, और विद्यालय जो कि इतना अति दुर्गम का विद्यालय है, इसको एक उसके लिए रूपांतरण के लिए स्वीकार किया। और आदरणीय डीएम साहब जो हमारे जिले के हैं, नितिन सिंह भदौरिया जी, उन्होंने विद्यालय को रूपांतरण के लिए सिलेक्ट किया और रूपांतरण हुआ विद्यालय में। आज बच्चे जो हैं किसी भी प्रकार से प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भिन्न नहीं है। अगर आप उनको प्राइवेट और पब्लिक के रूप में कैटेगराइज करते हैं, हमारे बच्चे सारी एलसीडी टीवी से पढ़ते हैं, वही मेरे द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन मैं उनको उसी से पढ़ाता हूँ। प्रोजेक्टर है हमारे पास, सारे बच्चे फर्नीचर में बैठते हैं, हमारे पास अच्छा वाटर फिल्टर है। वो सारी सुविधाएं आज के दिन में हमारे प्राथमिक विद्यालय में है, जो एक प्राइवेट स्कूल में उससे भी बेहतर है। बल्कि मैं इतना कहना चाहूंगा, उससे भी आप देखिएगा सारे, ऐसा नहीं कि कुछ मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आप देखिएगा वो सबसे इवन हम लोग इतने अच्छे अपना जो मध्याह्न भोजन है, महीने में एक बार हम विशेष भोज भी कराते हैं। मध्याह्न भोजन तो गवर्नमेंट देती है, साथ में जी जी। विशेष भोज कराते हैं। 30 त्योहार हम बड़े मिल के मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी कम्युनिटी उस क्षेत्र की इस चीज को समझती है, जो मेरा समुदाय है वो चीज को समझता है, बहुत सहयोग करता है। और वो इसीलिए सहयोग करता है क्योंकि उन्होंने परिवर्तन देखा। शुरुआत में वो सहयोग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब आज की स्थिति ऐसी है कि मतलब विद्यालय के अंदर ना तो एक गाय भैंस इस प्रकार की, जो क्योंकि स्कूल का रास्ता है, गांव में नेचुरल बात सी है कि लोग चरवाहे के रूप में जंगल को जाते हैं, तो रास्ता होता है, गाय भैंसे भटक जाती हैं। तो आज के दिन में इतना अच्छा माहौल है वहां पर विद्यालय परिक्षेत्र में कि लोग जब अपनी गैयाएं ले जाते हैं या भेड़ बकरियां ले जाते हैं, तो पहले विद्यालय के पास खड़े हो जाते हैं कहीं कि बकरियां विद्यालय के अंदर घुस के फूल पौधों को नष्ट ना कर दें। तो जी और मैं साथ में एक चीज और जोड़ूंगा सर, कि जब आप कार्य करने लगते हैं तो उस दौरान ये होता है कि शुरुआत में तो 10 विरोधी आपके हो जाते हैं,
10 विरोधी खड़े हो जाते हैं, मैं मानूंगा, क्योंकि हम लोगों को ये बताने में असफल रहते हैं उस समय कि ये काम जो कर रहा हूं मैं समुदाय के लिए कर रहा हूं। लोगों को लगता है कि हाँ ये अपने लिए कर रहा है, अपने, आज भी ये चीजें होती है, डेफिनेटली है, और ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, हम इसको रोक नहीं सकते, कभी नहीं रोक सकते। अगर मैं लिखित एक रामायण भी लिख दूंगा तो मैं ये कभी रुकेगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो चीजों को समझते हैं, और यही क्रम था कि लोगों ने समझा, जिला प्रशासन ने समझा, और आज एक इतने दुर्गम का विद्यालय इतने बड़े सोपानों को प्राप्त कर रहा है। और अभी भविष्य में अगर दो मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि ये बच्चे जरूर निकलें जैसी परीक्षा हो। और मेरा आगे का प्लानिंग भी है, काफी चीजें को लेके मेरी 2 प्लानिंग है अभी इस बीच। पहली प्लानिंग तो ये है कि मैं अब प्रोजेक्टर तो ये तो सामान्य चीज है, प्रोजेक्टर से पढ़ाना, स्मार्ट क्लासेस पढ़ाना, ये बहुत सामान्य चीज है आज के दिन में हो गया। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसको हम कहते हैं एग्यूमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी जो हम कहते हैं। माना आपने आपको किसी गाय के बारे में पढ़ाना है, तो आप साक्षात एक वर्चुअली, मतलब एक आभासी गाय उस कक्षा में ले आएंगे, या एक हाथी के बारे में पढ़ाना है तो एक आभासी हाथी को आप उस कक्षा में ले आएंगे। तो मेरी बहुत से मेरे टेक्नीशियन मित्रों से एक परिचर्चा इसके ऊपर चल रही है। एक तो ये मेरा अगला प्रोजेक्ट है कि मैं बच्चों को ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी से वो करवाऊं। दूसरा मेरा ये है कि जो बच्चे हमारे बच्चे बहुत अच्छा रचनात्मक काम करते हैं अजय जी। इतना आपने देखा होगा, अभी राखियां बनाई थी बच्चों ने। लेकिन मैं चाह रहा हूं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत और स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर अभी से ऐसी मैं वो इंडिपेंडेंसी एक डेवलप करना चाह रहा हूँ कि वो इस चीज को सीरियसली लें। देखिए, हमने इतने सारा काम किया, हमने ये जो हमारा भीमल होता है ना सर, भीमल को लेके काफी काम किया है। उससे हमें बच्चों ने इतनी रचनात्मक चीजें बनाई हैं कि मैं कभी पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको बच्चों को एक मार्केट दिलाने का प्रयास करूं। फिर बाद में एक बार क्या हुआ कि मैं जब दिल्ली गया तो दिल्ली के मानिकशाह हॉल में गया। मैं दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉल है मानिकशाह हॉल, वहां पर मैंने देखा कि कुछ बच्चों की पेंटिंग्स उन्होंने वहां दीवार पे लगा रखी थी, और बाद में पता करने पे पता चला कि वो फिजिकली हैंडीकैप बच्चों की पेंटिंग्स हैं जो किसी एक संस्था ने बहुत ऑल ओवर इंडिया से परचेस करके वहां पर उनको लगा रखी थी। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर ऐसा ये चीजें हो सकती तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा रचनात्मक कार्य करते हैं, एक से बढ़कर एक रचनात्मक। मैंने उनको भीमल के रेशो से बहुत अच्छी रचनात्मक चीजें बनाने का वो किया है। तो अगर उन बच्चों को शुरुआत से ही उन चीजों को एक थोड़ा सा अपना धनोपार्जन करने का प्रयास मौका मिलेगा, तो समझता हूँ कि उन वंचित बच्चों के लिए ये भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा उसमें निकल जाए। और अभी तो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें खुद ये उल्लेखित है कि बच्चों को जो है लोकल शिल्प से जोड़ा जाएगा, और किसी शिल्प को बुला के वहां पर बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि जब कक्षा 5 पास करके वो बच्चा पास आउट होकर किसी एक शिल्प में परिपक्व हो जाए। तो ये प्रयास तो मैं पिछले 4-5 सालों से करता आ रहा हूँ। तो ये चीजें हैं मैम। बहुत, देखिए सर, सही बताऊं तो मुझे भी ऐसे लग रहा है, जो आपने अभी एआर टेक्नोलॉजी की बात करी, ऑगमेंटेड रियलिटी जो आपने बताया, और इसके ऊपर बहुत जगह अगर मैं चाहूंगा अपने व्यूअर्स के साथ या आप सभी से भी कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। अगर आप एक बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जोशी जी उस दुर्गम क्षेत्र में बैठ के इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये चीजें मिले। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके के ड्रास्टिक चेंजेस वो बच्चों के अंदर लेके आए। और ये सर सैल्यूट है आपको, मतलब कि आपने इस तरीके की चीजें सोची हैं और बच्चों के अंदर वो चीजें डाली। मैं इसके साथ एक बात और अवश्य कहना चाहूंगा कि जोशी जी, थोड़ा सा आपके बच्चों के नंबर्स, मतलब जो नंबर्स, मेरा एग्जाम से मतलब नहीं है, पहले कितने आपके स्कूल में बच्चे थे और आज क्या कोई ऐसी स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल छोड़ के भी आपके यहाँ पे आपके स्कूल में बच्चों ने एडमिशन लिया है? जी सर, जब विद्यालय ज्वाइन किया था उस समय तो 10 बच्चे थे। तो फिर बढ़ते बढ़ते जो अधिकतम संख्या आज के डेट में पहुंची थी वो 27 थी। फिर क्योंकि अभी तो इस बीच तो कोरोना, मार्च से स्कूल बंद हो गए तो एडमिशन नहीं कर पाए हैं, तो अभी भविष्य में 30-35 हो जाएगी। तो क्योंकि अभी हमने ना तो बच्चों को टीसी वगैरह दे पाई है, तो अगर वो कक्षा 5 जो पास आउट हो चुके हैं वो भी अगर निकल जाते हैं तो आज की डेट में 20 बच्चे विद्यालय में
पंजीकृत हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी हम कोरोना काल के कारण प्रवासी भी आए हैं, तो वो उनके बच्चे भी साथ में आए हैं। तो भविष्य में एक मोटा माटी में ये बता सकता हूँ कि 30 बच्चों की संख्या अभी भी विद्यालय में हो पाएगी। मैं जी जी मेरा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा ये एक्चुअली अपने व्यूअर्स को ही बताना था कि देखिए, जब जब लोगों को, जब पेरेंट्स को लगता है कि हाँ यार, मतलब सही जगह क्या है, मुझे अपने बच्चों को बेसिकली भेजना कहाँ है, प्राइवेट और पब्लिक से मतलब नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक या प्राइवेट या सरकार से मतलब नहीं है, सरकारी स्कूलों से मतलब नहीं है। बेसिकली जिस चीज के लिए मैं बच्चे को स्कूल में भेज रहा हूं, उसकी उसका एडवांटेजेस या उस चीज को वो अडेप्ट कहाँ कर सकता है। तो ये देखिए, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि लोग आज की डेट में इस तरीके से सोच रहे हैं। जहां एक जगह हालत ये है कि 4-5 बच्चे, मतलब 50 थे, फिर 20 हुए, फिर 40, फिर 10 हुए, और आज की डेट में शायद 2-3 बच्चों के ऊपर टीचर बैठे हैं, और आप अकेले अध्यापक हैं। जहां तक मेरी जानकारी, आप अकेले अध्यापक हैं अपने। और स्कूल ये सर कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है? ये कक्षा 1 से 5 तक है सर, ये प्राथमिक विद्यालय है। प्राइमरी। तो 5 क्लासेस को अकेले आप संभालते हैं, और बच्चों के अंदर उसके बावजूद भी इतने चेंजेस आप लेके आए हैं, ये मैं अपने साथियों को बताना चाह रहा था। और सर, इसके साथ ही थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि सड़क से आपका स्कूल कितनी दूर है, किस तरीके की परेशानियां आती हैं? सर, जो हमारा पड़ाव है वो, जैसे आप कभी आएंगे तो पहले आपको आरतोला आना पड़ेगा। आरतोला से जागेश्वर मंदिर, जो भगवान महादेव का मंदिर है, जागेश्वर मंदिर आप आएंगे। जागेश्वर मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक नैनी पड़ाव पड़ता है, तो नैनी पड़ाव पे आप अपना वाहन पार्क करेंगे, फिर वहां से नीचे पैदल आपको आना पड़ेगा। लगभग 5 किलोमीटर ये विद्यालय तक का आपको आना पड़ेगा। बीच में जडेश्वर गंगा बहती है, तो वो नदी आपको पार करके आनी पड़ेगी। एक पुल भी है, लेकिन वो पुल थोड़ा सा और लंबा आपको रास्ता वो करेगा। तो मैं तो नदी पार करके ही जाया करता था विद्यालय को। जी। ये स्थिति है, 6 किलोमीटर पैदल चलना, उसमें भी एक नदी को पार करना, और उसके बावजूद आप वहां पे जाके और काम करते हैं। मैं ये उन अध्यापकों के लिए, या उन पेरेंट्स के लिए, उन अभिभावकों के लिए और उन बच्चों के लिए ये चीज कहना चाहूंगा कि हम हमेशा परेशानियां गिनाते हैं, लेकिन परेशानियों को जूझने के बावजूद भी कुछ ही हमारे उत्तराखंड में हीरो की कमी नहीं है सर। मैं ये बार बार कहता हूं, हमारे उत्तराखंड में हीरो की कमी नहीं है। कमी है तो उन जौहरियों की है, जो उन हीरो को पहचान नहीं पाते, तराश नहीं पाते। तो इसी के साथ सर, एक और छोटा सा है, आपको क्या लगता है कि जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में किस प्रकार की व्यवस्थाओं की आज की डेट में जो कमियां हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिनसे कि हम और बेहतर कर सकते हैं? सर, व्यवस्थाएं देखिए, सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की मैं माफी चाहूंगा, मैं इसका पॉजिटिव उत्तर देता हूं मैं आपको पहले, फिर नकारात्मक उत्तर दूंगा। सर, सरकारी स्कूलों में कोई भी कमी नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी जो अंदर की जो बात है, इतना बढ़िया हमारी गवर्नमेंट कर रही है सर। देखिए, हमारे स्कूलों को अनुदान मिलता है, पूरा स्कूल चलाने के लिए बहुत अच्छा अनुदान मिलता है। स्कूलों की रिपेयरमेंट के लिए हमको अनुदान मिलता है, ठीक है। स्कूल रनिंग के लिए हमको अलग अनुदान मिलता है, स्कूल के रिपेयरमेंट के लिए हमको अलग अनुदान मिलता है, ग्रांट मिलती है। साथ में बच्चों को फ्री ड्रेस मिलती है, जो ड्रेस की कीमत कितनी है सर, 600 रुपये हमको उसका प्रति छात्र मिलता है, ठीक है ना। 600 रुपीज हमको हर बच्चा मिलता है उसमें, एक बच्चे के लिए 600 रुपये हमको मिलती है। बच्चों को मध्याह्न भोजन हम देते हैं दिन में। बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषाहार हम देते हैं, जिसमें कि बच्चों को अंडे हो गया, या गुड़ पापड़ी, या कुछ इस प्रकार का जो पौष्टिक चीज होता है, इसके लिए हम एक हफ्ते में एक बार इसको दिया जाता है। और साथ में फ्री बुक्स दी जाती हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक, जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे पेरेंट्स तो इसको मार्केट से खरीदते होंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें गवर्नमेंट, इसके अलावा भी है सर, जैसे रचनात्मक कार्यों के लिए दीवार पत्रिका के लिए पैसा मिलता है, स्कूल सेफ्टी के लिए पैसा मिलता है। तो मैं एक चीज बताऊं, अगर औसतन एक ही विद्यालय में 2 अध्यापक भी कार्यान्वित है ना, दो अध्यापक भी अगर स्कूल में कर रहे हैं, तो 1,25,000 रुपए प्रति विद्यालय प्रति माह गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड खर्च कर रही है सर। तो ऐसे आप कैसे कह पाएंगे कि हमारे पास संसाधनों की कमी है? 1,25,000 रुपए औसतन कह रहा हूं मैं कि 2 अध्यापक, क्योंकि भोजन माता का भी उसमें जाता है,
जी और खर्चे भी हैं जो विद्यालय संचालन में हम लोग यूज करते हैं डेली का। तो 1,25,000 औसतन, ये कोई पक्की वो नहीं है, औसतन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक विद्यालय पे सर, अब आप ये देख लीजिए कि उत्तराखंड में कितने विद्यालय हैं और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का एजुकेशन को लेकर बजट क्या होता होगा। औसतन अगर जिस विद्यालय में 2 अध्यापक हैं तो वहां का 1,25,000 रुपए मासिक एक व्यय हो जाता है, या इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होता होगा। तो बहुत अच्छे संसाधन हमारी गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है। थोड़ा सा जो है कि ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोई एक, जैसे अध्यापक, एक स्कूल में 2 टीचर हैं और एक अध्यापक का प्रमोशन हो गया तो वहां पर अध्यापक नहीं आ पाते हैं। उसका कारण भी मैं आपको बताऊं, वो ये रहता है सर कि जैसे मान लीजिए आप 10 किसी विद्यालय में 10 बच्चे थे, वहां 2 टीचर पहले से थे और एक टीचर का ट्रांसफर हो गया, तो सर आप खुद ही समझ सकते हैं क्या एक अध्यापक 10 बच्चों को अकेले पढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि वो नहीं पढ़ा सकते हैं 10 बच्चों को बैठ के, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण इस प्रकार का होता है कि हमको 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, सभी विषय पढ़ाने हैं। हमारा प्रशिक्षण ऐसा होता है। हमको हिंदी भी पढ़ाना है, हमको इंग्लिश भी पढ़ाना है, हमको मैथ्स भी पढ़ाना है, हमको पर्यावरण शिक्षा भी पढ़ानी है सर ना। तो हमारा प्रशिक्षण ही, हमारा विशिष्ट बीटीसी कहें या बीटीसी कहें, हमारा प्रशिक्षण ही ऐसा होता है कि हमको कक्षा 1 से 5 तक का, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नीतिगत कुछ है। हाँ ठीक है, कुछ चीजें होती हैं उसमें, मैं कहूंगा कि इन बिटवीन थोड़ा सा बिल्कुल सर, आपने मैं जो इस चीज को अगर थोड़ा सा समझ पाया तो वो ये है बेसिकली, अगर मैं एक परिवार की बात करूं, एक परिवार की अगर मैं बात करता हूं तो परिवार में एक तरीके से जो हम एक्सपेंस की बात करते हैं कि एक परिवार को अच्छे ढंग से चलाने के लिए खर्चा इतना चाहिए, वो खर्चा तो मिलता है, वो खर्चा चीजें मिलती हैं। अब उसके बावजूद भी चीजें अगर नहीं हो पा रही हैं, चाहे उसमें मैं ये करूं कि मेड नहीं मिली या फिर मतलब घर पे अच्छा खाना नहीं बना या आप लाए नहीं मार्केट से या फिर आपने मिसयूज कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की मैनेजमेंट की दिक्कत है। लेकिन साथ में अकाउंटेबिलिटी जो है, जो मतलब एक घर के गार्जियन को देखना चाहिए, तो वो गार्जियनशिप उस तरीके से नहीं हो पाती। और जो ये सारी जो कमियां हैं, ये सारी परेशानियां ये यहाँ इस तरीके से निकल के आती हैं। तो इसको मैंने उस तरीके से परिवार को अगर हम लेके चलते हैं, चलाते हैं, तो समझने का या समझाने का प्रयास किया। जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी जोशी जी, आगे का जो मेरा क्वेश्चन है वो आपको लेकर है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपको कई पुरस्कार मिल चुके हैं, तो आपको सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए होना चाहिए, ये क्या होगा? देखिए मैम, पुरस्कार तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन साथ में मैं ये भी जोड़ूंगा कि हाँ, क्योंकि देखिए ये एक मानवीय प्रवृत्ति है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, सोशल रिकॉग्नाइजेशन हर व्यक्ति को चाहिए। मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा इस चीज को, कोई इसमें मेरे अतिशोक्ति नहीं है। सोशल रिकॉग्नाइजेशन आज के दिन में, क्योंकि जैसा कि अजय जी ने पहले ही कहा था कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसको आपको प्रदर्शित करना है, रिकॉग्नाइज कराना है, तो वही चीज मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, मैं जब आया था मैम इस डिपार्टमेंट में, तो मैं कहीं भी चाय की दुकान में या कहीं ढाबे में रुकता था, तो वहां कहीं भी अगर मैं देखूं तो मुझे बड़ा सा बुरा लगता था कि कहीं भी हो तो लोग मतलब कुछ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो माँ साहब के बारे में बातचीत करते थे ना, कि हाँ फलाना स्कूल ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, ये ऐसा। तो वो चीज मुझे बड़ी नकारात्मक लगती थी। वो छवि को सुधारने का एक मेरा प्रयास है। और जहां तक आपने जो बहुत बड़ा पुरस्कार की बात करी, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने उनको छोड़ दिया, जो कक्षा 5 पास करके मेरे विद्यालय से चले गए हैं। हमने एक डायरी बना रखी है, उसका फॉलो अप कर रहे हैं कि वो बच्चा क्या करता है। और आज के दिन में भी मैं अपने सेवी क्षेत्र में जब रहता हूँ तो मैं उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ शाम के समय। तो वो बच्चे कल के दिन में बहुत बेहतर बन जाएं, अच्छा कर जाएं। एक मेरा यही पुरस्कार रहेगा कि मेरे बच्चे घोड़ाखाल के स्कूल में निकलें या नवोदय क्वालिफाई करें। ये मेरी एक मन की बहुत अच्छी जिजीविषा है कि ये बच्चे अच्छा कर पाए। जहां तक एक था कि प्रश्न, हम अंग्रेजी क्यों सिखाते हैं बच्चों को, क्या रीजन है? देखिए मैम, आपने भी देखा होगा, विजी आपने भी देखा होगा, हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है।
लेकिन जी क्या जी होता है, क्योंकि हम लोग हमारे बच्चे थोड़ा सा वंचित परिवारों से हैं, अभिभावक बहुत अच्छे नहीं हैं, मतलब एक सक्षम नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे बच्चे ने इंटर पास किया तो उसको या तो दिल्ली या हल्द्वानी कहीं भेज देते हैं। अब वो बेचारा है, उसकी मंजिल क्या रहती है, उस एक बच्चे की, बहुत बच्चे की 18-20 साल का बच्चा है, उसकी मंजिल क्या रहती है, वो होटलों में रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कुछ काम, मैं चाहता हूँ कि वो करे, अपना ही काम करे, लेकिन उसी होटल में रह के वो एक, अगर थोड़ा बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलना सीख जाए तो एक फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट तो बन जाएगा कम से कम। जी मैं जी जी मेरी जी मेरी बस यही चीज है, अगर वो इंटर इंटर पास कर लेता है, ठीक है, ना पढ़े आगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके पास पैसे नहीं है तो ग्रेजुएशन ना करे। हालांकि आज के दिन में ग्रेजुएशन करने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, मैंने तो 1500 रुपए में ग्रेजुएशन कर लिया था अपना एमबी डिग्री कॉलेज से। तो अब तो शायद और भी कम हो गया होगा। तो अगर वो ग्रेजुएशन करता है अच्छी बात, ठीक है, अपने परिवार को देखना है बहुत अच्छी बात, लेकिन ये है कि अगर वो थोड़ा सा कम्युनिकेटिव इंग्लिश में ठीक हो जाता है, प्लीज वेलकम सर, हाउ आर यू सर, प्लीज वेलकम सर, प्लीज टेल मी योर नेम, इतने शब्द ही अगर बोल पाए, तो मैं समझता हूँ उन्हीं होटलों में जहां वो एक सम्मानजनक काम नहीं कर पाते हैं, वहां पर वो अगर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट बन जाए, तो हमारे पहाड़ का नाम भी ठीक ठाक होगा और उन बच्चों को भी एक सम्मानजनक व्यवसाय मिल पाएगा। ये मेरा प्रयास है, मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ मैम, सबसे ज्यादा। जी जी। और अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि उत्तराखंड के जो बच्चों के लिए अंग्रेजी और रचनात्मक जो कार्य हैं वो सीखना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुश्किल रहा हो? मैम देखिए, क्योंकि अंग्रेजी को हम एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इसको हम अपने उसमें बोलते हैं ESL, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। क्योंकि अभी भी हमारी एक चीज मैं इसमें बताऊं, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा इसमें लोग करते हैं और हमारा विरोध करते हैं कि तो पहले मैं एक स्पष्ट कर दूं मैम कि जी जी अंग्रेजी भाषा एक अलग चीज है और मीडियम एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो जी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मीडियम बदलिए, उत्तराखंड एजुकेशन का मीडियम बदलने की जरूरत नहीं है, उसे हिंदी रहने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गणित पढ़ानी है तो उसको अंग्रेजी में पढ़ाई, नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको हिंदी में ही पढ़ाना है। इन्वायरमेंटल साइंस EVS पढ़ाना है तो उसको हम हिंदी में ही पढ़ा सकते हैं, अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई और विषय पढ़ाना है तो उसको हम हिंदी, लेकिन जो भाषा है हमारी अंग्रेजी, ESL, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, उसके ऊपर थोड़ा काम करने में दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है, देखिए हम जिस भाषा को बचपन से सुनते आते हैं, आप, मैं उतना अच्छा पहाड़ी नहीं बोल पाता हूँ जितना मेरे पहाड़ के बच्चे पहाड़ी बोल पाते हैं, या उतना अच्छा बिजी भी पहाड़ी नहीं बोल पाते होंगे, या आप ही नहीं बोल पाते होंगे। कारण क्या है, क्योंकि हमने उसको बचपन से सुना नहीं है। वो बच्चे जी कितनी जी अच्छी पहाड़ी, कितनी मिठास है उनकी पहाड़ी में, क्योंकि बचपन से जी जी सुनते आ रहे हैं। तो अंग्रेजी सिखाना थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है, कठिन नहीं होता है, 1 साल लगता है, कक्षा 1 तक आने तक उनको थोड़ा सा समय लगता है। उनको सुनाइए, जितना ज्यादा वो सुनते चले जाते हैं, चाहे राइम्स के कारण, चाहे स्टोरी, चाहे टीचर बोल रहा है, और धीरे धीरे वो अपनी पटरी पर आ जाते हैं, और कक्षा 5 आते आते तो ऐसा फराटेदार बोलते हैं कि मतलब आपको बिल्कुल ये लगेगा ही नहीं कि यार ये तो इतने इंटीरियर गांव के बच्चे हैं। और जहां तक रचनात्मक कार्य की बात है, तो बच्चे करते हैं रचनात्मक कार्य, हम इसको शून्य निवेश नवाचार के अंदर करते हैं कि जो चीजें हमको परिवेश से उपलब्ध हो जाएं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे भीमल के रेशे हो गए, प्लास्टिक के बोतल्स हो गए, जी या जी जो भी हमको बाबिल हो गए, बाबिल घास से भी बहुत अच्छे बच्चे हमारा काम करते हैं, जो हमको परिवेश से मिल जाए, हम पैसा नहीं खर्च करते उसके ऊपर। तो शुरुआत में मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे जब सफर चलता है तो कामयाबी मिलती है मैम। जी। जी जी। अजय जी, कोई व्यूवर्स के क्वेश्चन हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर देखिए, शायद हो सकता है किसी किसी एंड पे, मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरीके से व्यूअर्स ने सवाल पूछे हैं, सही में मतलब हमको खुद दुख इस बात का होता है कि हम लोग किस समझ से या किस किस सोच से हम बात करते हैं या समझते हैं चीजों को। तो यहाँ पे मैं एक व्यूअर्स का सवाल लूंगा। सरकारी स्कूलों का तो बहुत बुरा हाल है, टीचर लोग अपनी चाय और सिगरेट पीने में मस्त रहते हैं। सबसे बड़ा विषय पलायन का उत्तराखंड का यही है। आपके साथ में जो टीचर बैठे हैं उनसे ही पूछ दे, आप एक दिन में कितने चाय और कितने सिगरेट पीते हैं। स्कूल में छिपकर और दिल किया तो क्लास में आ गए और 2-4 डंडे मारकर बच्चों के फिर अपने केबिन में चले गए। सर इस पे आप जरूर जवाब दीजिए, मतलब कि जी 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 जो लोग हैं मतलब क्या सोचते हैं और किस तरीके से आप काम करते हैं। मेरा एक्चुअली
जो सवाल थे वो इसी वजह से थे कि आपने क्या चेंजेस लेके आए हैं, ये लोगों को समझ आनी चाहिए। देखिए सर, ये होता है कि हम नकारात्मकता की कोई सीमा नहीं है सर। सबसे बड़ी बात मैंने शुरुआत से आपसे बोलते आ रहा हूँ कि नेगेटिविटी की कोई सीमा नहीं। आप कहीं पर भी कितनी दूर पे चले जाइए, रचनात्मकता तो एक हल्की सी वो है, क्या कहते हैं उसको, जो फ्लेयर होता है हल्का सा, एक कण से निकलती है ना सर, वहीं से वो आग बनती है सीधे सीधे। अब अगर कोई ये इस तरीके का सोच रहा है तो इसमें हम क्या बता पाएंगे इनको, बताइए आप। अगर कोई ये कह रहा है कि सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, तो शायद उनके परिक्षेत्र में ऐसा रहा होगा, और आज के समय तो ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि इस प्रकार का कुछ रहा होगा। हाँ, ये मैं सीधे सीधे कहूंगा, उन्होंने कहा कि चाय कॉफी पीते हैं और डंडे मार के अपने केबिन में चले जाते हैं। ऐसा तो कहीं से हमको लगता नहीं है कि इस प्रकार की कोई चीजें हमारे शिक्षक साथी ऐसा कर पाते होंगे। कहीं कहीं होता है इन चीजों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है, अगर आपने सोच लिया कि सरकारी स्कूलों में तो यार ऐसा होता है, यहाँ तो अपने बच्चों को डालना ही नहीं है, सरकारी स्कूल तो खत्म, एक बार प्रयास करके तो देखिए। एक बार प्रयास करिए, पहले इनसे पूछिए कि क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे और इन्होंने नकारात्मक टिप्पणी कर दी है सीधे सीधे ना। तो ये नहीं है, इस नकारात्मकता से हमको बचना है। ऐसे उत्तराखंड नहीं बनेगा, इस तरीके से उत्तराखंड नहीं बनेगा। मैं बताना चाहूंगा उन मित्र को कि इस तरीके से उत्तराखंड नहीं बनेगा। आप एक बार सकारात्मक सोच रखे तो रखिए। आप देखिए, पीटीएम क्यों होती है हमारे विद्यालय में? हमारे विद्यालयों में एसएमसी की मीटिंग होती है, जिसको प्रबंधन समिति की मीटिंग कहते हैं। ये जो सवाल हमारे मित्र ने पूछा है, ये सवाल ये वहां भी तो रख सकते थे वो अपनी प्रबंधन समिति के समक्ष कि यार अध्यापक महोदय, आप स्कूल में चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और उसके बाद आप बच्चों को मार के सीधे अपने केबिन में चले जा रहे हैं। तो एक विद्यालय प्रबंधन, टीचर कुछ नहीं है आज के दिन में। गवर्नमेंट ने सर एसएमसी को भी, सुन लीजिए मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, गवर्नमेंट ने विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी को इतने अधिकार दिए हुए हैं आज के समय में कि टीचर कुछ नहीं है उनके सामने। इवन जो हम पैसा विड्रॉल करते हैं सर, वो भी बिना विद्यालय प्रबंधन समिति के हम विड्रॉल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जॉइंट अकाउंट है विद्यालय के अध्यक्ष का और हमारा जॉइंट अकाउंट है। तो अगर जब आप खुद उसमें एक इन्वॉल्व हैं, जब आप विद्यालय प्रबंधन समिति के एक सदस्य हैं, तो आप खुद अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये तो आपकी कमी है कि आप टीचर को स्कूल में सिगरेट पीने या शराब पीने से रोक नहीं पा रहे हैं। तो जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा, जी 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 बताएं। जी आप बताएं सर। मैं एक्चुअली यही, लोगों को जानकारी नहीं होती है, और बिना जानकारी के हम कोई भी टिप्पणी या टीका टिप्पणी कर देते हैं। ये शायद हम लोगों की ही कमियां रहती हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, जो आपने प्रबंधन समिति की बात करी थी, ये प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक स्कूल में ये जानकारी होनी चाहिए अभिभावकों को कि जो आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, इसके पास इस तरीके के अधिकार हैं। इनका बेसिकली मॉनिटरिंग का काम है। ये बनाए इसलिए गए हैं कि ये मॉनिटरिंग करें और स्कूल में क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे किसी तरीके का अपना काम नहीं करता है, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसके ऊपर भी डेफिनेटली एक्शन होगा। लेकिन होता क्या है, मैं खुद कह रहा हूं कि अगर मैं एक टीचर, ऐसा क्या होता है कि सरकारी टीचर बनते तक तो बहुत मेहनत करते हैं, सरकारी टीचर बनने के बाद इतनी मेहनत क्यों नहीं होती है? क्योंकि, और अगर मैं खुद क्यों कह रहा हूं कि भैया मुझे ना सरकारी जॉब चाहिए, मैं खुद आज की डेट में ऐसा क्यों कहता हूं कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए? क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि वहां जाके मैं काम करूं ना करूं, मुझे तो तनख्वाह मिलनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्राइवेट जॉब से घबरा क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो परेशानी, मैं अगर उस जॉब पे जा रहा हूं, फिर आप क्या काम करेंगे? अगर आप भी यही काम करेंगे तो आप में और उनमें फिर कोई अंतर नहीं है। तो फिर वो सवाल दूसरे के लिए क्यों? जो आप अपने पद पे काम, आप कहीं भी काम कर रहे हो, क्या आप पूरी ईमानदारी से, चाहे प्राइवेट भी है सर, बात आजकल मैं अगर ये कहूं कि भ्रष्टाचार प्राइवेट में नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग हैं, पैसा ले लेके बंदों को अपने पास लगाते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार वहां नहीं है? और वहां पे हम कहां पे पीछे रह जाते हैं? तो ये मानसिकता जो है, ये आज की डेट में हर व्यक्ति के अंदर है। हम केवल सरकारी या किसी व्यक्ति को उंगली ना उठाएं,
आप ये देखें आपने उस क्षेत्र में इस चीज को सुधारने के लिए क्या प्रयास किया। हाँ, अगर वहां पे चाहे अध्यापक है, चाहे सरकार है या विभाग है, अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो तब डेफिनेटली आप बोलिए कि यहाँ पे ये है। लेकिन आपने अगर प्रयास किया ही नहीं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कृपया अपने विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है, कौन उसके सदस्य हैं, क्या उसकी कार्यशैली है, आप इसको जरूर जानें और उनसे सवाल करें। तो ये सर एक्चुअली ये जानना बहुत बिल्कुल है। हाँ, ये मैं कहूंगा कि सर विद्यालय प्रबंधन समिति के जो गवर्नमेंट ने बना रखा है, इसका एक पूरा जियो है और एक इसके ऊपर एक पुस्तिका हर साल निकलती है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या अधिकार हैं, अध्यापकों की जो सेवा है वो सुनिश्चित करनी है, और विद्यालय में भोजन, हर एक चीज इनके ऊपर दे रखी है जिनके बच्चे हमारे गांव में पढ़ते हैं। फिर भी अगर लोग इस प्रकार की टिप्पणी कर रही हैं तो ये तो एक विडंबना ही है कि शायद उनको या तो जानकारी नहीं है। अगर टीचर स्कूल में सिगरेट पी रहा है तो भैया ये किसकी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एज ए अभिभावक आप क्या कर रहे हैं, या टीचर स्कूल में शराब पी रहा है या टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। आप जब आएंगे, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हमारे विद्यालय में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। हमारे विद्यालय में रूपांतरण का काम चल रहा था सर ना, मैं ये बिल्कुल एक जीवंत है, अभी सुन रहे होंगे सब लोग क्योंकि उस समय उन लोगों ने किया इस प्रकार का। हमारे विद्यालय में रूपांतरण का कार्य चल रहा था, तो पूरा रोड़ी रखा, क्योंकि जगह प्राइमरी स्कूल में बहुत कम होती है, तो जगह रोड़ी और लोहा और सीमेंट ये पूरे ढेर लगा हुआ था पूरे स्कूल के अंदर। गंदगी फैली हुई थी क्योंकि नए दरवाजे लग रहे थे, सारी चीजें उखाड़ उखड़ के एक जगह रखी हुई थी। तो हमने क्या कर रखा था कि राष्ट्रगान को स्थगित किया हुआ था उन दिनों। राष्ट्रगान को स्थगित करने का तात्पर्य यह था कि क्योंकि गंदगी थी तो गंदगी में हम नहीं कर सक रहे थे उस चीज को, तो हमने राष्ट्रगान प्रार्थना सभा में उसको स्थगित किया हुआ था। तो क्योंकि क्या होता है कि गांव में थोड़ी सी एक वो होती है कि यार आजकल राष्ट्रगान नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक अलग पॉलिसी है उसको लेके, वो फिर मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। तो वो मेरे से तो किसी ने नहीं कहा कि आपके विद्यालय में राष्ट्रगान नहीं हो रहा है, इस तरीके से कुछ कहते कहते प्रधान के पास ये बात पहुंची। प्रधान ने मुझसे कहा कि सर आजकल राष्ट्रगान नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि राष्ट्रगान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो विद्यालय के पूरे परिक्षेत्र में हमारे पास जगह कम है और इतनी गंदगी हो रही है, गंदगी के आसपास, और ये जो हमारे छत के नीचे जहां हम प्रार्थना करते थे यहाँ सामान रखा हुआ है, इसलिए हमने इसको स्थगित रखी हुई है। तो जब वो आया व्यक्ति मेरे पास, तभी तो मुझे पता चला कि हाँ अब एक समाज को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि राष्ट्रगान नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं आता तो वो मैं उसको और दिन तक शायद इसी प्रकार से चलाता। फिर मुझे भी लगा कि हाँ मैं इसका एक दूसरा विकल्प इसका कर सकता हूँ कि कहीं बाहर मैं विद्यालय परिसर से ही बाहर कहीं खुले मैदान में किसी खुले खेत में प्रार्थना सभा को संचालित करूं। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो शायद मैं और दिन तक उसको, क्योंकि मेरी विद्यालय प्रबंधन समिति सचेत रहती है हर चीजों के, ये अकेले मैं जो कर पाया, मैं अकेले नहीं कर पाई, ये पूरा सहयोग है, पूरा कम्युनिटी का सहयोग है। ये बहुत दुष्कर कार्य था सर, इतने बड़े बड़े फर्नीचर को जहाँ सड़क नहीं है, इतने भारी भारी लगभग 30-35 किलो के वो फर्नीचर को उठा के वहां गांव तक पहुंचाना, ये मेरे बस का काम नहीं था। ये पूरी विद्यालय प्रबंधन समिति ही इसका उनको जाता है और हमारे अध्यक्ष को इसका वो जाता है। तो एक बात कह रहा हूँ कि आप इल्जाम लगा दीजिए, लेकिन पहले ये तो देखिए कि मैंने क्या किया। जी। इल्जाम लगाना या नकारात्मकता करना बहुत बड़ी बात है। हमने किसी से कह दिया वो चोर है, अरे चोर है तो आप सबसे पहले ये बताओ ना आपने क्या किया। क्या आपने किस पुलिस को संपर्क किया, क्या आपने उससे पूछा कि आपने क्या चोरी किया या आपने क्या चीजें गलत की हैं, उसको बताया पहले। जब आप उसके पास जब तक नहीं गए तो आपने सीधे कह दिया। तो ये चीजें अभी इससे हमको बाहर निकलने की जरूरत है। इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस तरीके से। और यही चीज हमारा अन्य चीजों को लेकर भी हो रहा है। गांव में एक आदमी अच्छा काम करने का प्रयास करता है, 10 लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो कहाँ से विकास काम हो पाएगा। जी जी ना, ये चीजें हैं। मैं भी आपको एक सर बहुत टाइम हो गया है, एक छोटा सा जो आपने बताया कि गैप किस वजह से होता है, जो आपके पास जब तक परेशानी किसी की समझ नहीं आए, आप तो अपने परेशानी को लेके कर रहे थे कि भैया गंदगी है तो प्रेयर स्थगित कर लेते हैं। लेकिन जब आपको पता चला कि यार इससे लोग कंसर्न हैं और लोगों को चाहिए, तो आपने उसका विकल्प निकाला, उसका समाधान किया। लेकिन मैंने समस्या का जब पता ही नहीं लगा तो समाधान कहां से निकालेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता जी, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज बनाई वो फुल प्रूफ 100% बिल्कुल चलता रहे।
भगवान की बनाई गई ये मानव जाति है, जो भगवान है उसने भी बनाया है, तो कमियां तो मानव में भी है उसने कमियां तो है। तो अब वो धीरे धीरे भगवान को भी पता चल रही होगी कि भैया मैंने किस तरीके की रचना कर दी है कि हमने इतना ज्यादा दिमाग दे दिया लोगों में कि वो गलत भी कर लेते हैं, इस तरीके की भी चीजें निकाल कर ले। तो भगवान की जो रचना है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, वो भी सीख रहे हैं। तो हम फिर भी इंसान है, समस्या है, आप उस समस्या को लेके जरूर जाइए, अपने जो परसेप्शन वो ना कीजिए कि यार इस वजह से किया होगा, आप बताएं और डेफिनेटली उसका समाधान बैठ के निकाला जा सकता है। और मैं अपने व्यूअर्स को बार बार ये कहूंगा कि कृपया, ईश्वर ने 2 आंखें 2 कान दे रखी है, तो एक कान से सुनना उचित नहीं है, दोनों कानों से सुनिए, दोनों पक्षों को सुनिए, एक पक्ष को मत देखिए, दोनों पक्षों को देखिए। हो सकता है कि उसने जो डिसीजन लिया हो उसके पीछे कुछ कारण हो और उस कारण का समाधान किया जा सकता है। तो इसी के साथ जोशी जी आप कृपया बाकी सवाल पूछिए और फिर समय काफी हो गया है। जोशी जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हर गांव में से एक व्यक्ति जो है उसको हम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना और जो रचनात्मक कार्य है वो हम उनको करना सिखाएं, फिर वही आगे जाके औरों को ये चीज सिखाएं, ताकि जो सारे उत्तराखंडी हैं वो एक सशक्त बन सके? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं अपने अनुभव से इसको बता रहा हूँ। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रश्न ये लिया। ये प्रयास मैंने किया मैम अपने स्कूल में। मैं यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपसे कहूंगा, लेकिन क्या है कि फिर वही बात आ जाती है। एक बहुत बड़ी एनजीओ है जिसको कहते हैं खुशी उन्नति केंद्र, कुक करके कहते हैं, केयू के एक है, एक बहुत अच्छी एनजीओ है और गौरव चौधरी जी उसके संस्थापक हैं, मेरे मित्र भी हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा में, करनाल के पास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वंचित बच्चों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मित्र हैं तो मैं साझा करता रहता हूँ। तो क्या होता है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में थोड़ा सा एक तो धन को लेकर एक सही से उनको पता नहीं रहता है चीजों को ना। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि मैंने क्या किया। क्योंकि मैं एकल शिक्षक हूँ तो मैंने ये प्रयास किया कि गांव की किसी युवती को रोजगार दिया जाए, जो क्योंकि विभागीय कार्यों से इधर उधर जाना होता है, उन समय में हम बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो पाए, तो इनको थोड़ा रखें, उसको उस लड़की को हम सिखाएं भी। तो ये कार्यक्रम चलता रहा हमारा, बहुत अच्छा चला। वो लड़की सीख भी रही थी, हम बता भी रहे थे उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसको रोजगार भी मिल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे गांव में क्या होता है कि एक को दे दिया, वो उसको कैसे दे दिया, क्या दे दिया, उसको क्यों दिया सर ने, मेरी बेटी को क्यों नहीं रखा, फलाने की बेटी को क्यों नहीं रखा। वो मेरे प्रति एक नकारात्मकता एक ग्रामीण परिवेश में बन गई कि इस प्रकार का रहा कि इसमें जो चीजें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। सर ने उसकी लड़की को रख लिया, मेरी लड़की को नहीं रखा। वो हम मेरे लिए बहुत एक दुखदाई हो गया, क्योंकि क्या है कि मैं हमारे गांव में रिसोर्सेज नहीं है लोगों के पास। 10 रुपया भी आता है तो उस 10 रुपए के लिए लोगों के बीच में इस तरीके का एक बन जाता है कि मैं, क्योंकि मैं रह रहा हूँ उनके बीच में, तो मैं जानता हूँ कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कर सकते हैं इसको, लेकिन ये है कि ये एक तो इस प्रकार का हो कि एक विद्यालय स्तर से ना हो, ये सरकारी स्तर से हो कि लोग इसको समझ पाए कि हाँ इसका एजेंडा क्या है। और ये क्या हो कि एक पूरी एक जो बच्चों की काबिलियत के आधार पर एक परीक्षा हो जाए गांव में, जो उसको क्वालिफाई करे उसको आप अंग्रेजी का थोड़ा प्रशिक्षण दीजिए, भले ही बाद में विद्यालय दे दीजिए उसको, क्या विद्यालय के अध्यापक आपको प्रशिक्षण देंगे। हाँ, तो ये इस प्रकार का होना चाहिए कि अध्यापकों को अगर इस प्रकार का इनिशिएटिव लेने का मौका मिला तो फिर वो थोड़ा सा एक नकारात्मकता हो जाती है उसके बीच में। तो मैं काफी नकारात्मकता से लड़ा हूं, मैं वो लड़ रहा हूं अभी भी। बाद में फिर क्या हुआ, मुझे वो बंद करना पड़ा। इसमें मेरा लॉस कुछ नहीं हुआ, लॉस उन्हीं का हुआ। वो लड़की रोजगार में लगी थी, वो मैंने उनसे कहा कि यार इसको बंद कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से ये चीजें हुई कि इसको एज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी सारे व्यूवर्स और आपसे विदा लेने से पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो हमारे उत्तराखंड और हमारे उत्तराखंडियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, मैं क्या संदेश दे पाऊंगा, मैं तो बहुत एक साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी यही है कि मुझे गिरधा हैं जो हमारे अब नहीं रहे हमारे बीच में, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और हमारे बच्चों को भी उनकी सारी कविताएं, बल्कि मेरे विद्यालय में प्रार्थना भी होती है। तो
मैं थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि मैं उसी गाने के रूप में एक मैसेज आपको दे दूं 2 लाइनों में। जी जी जरूर। आ, आज हिमाल तुमन कधत्यूं छो, आज हिमाल तुमन कधत्यूं छो, जागो जागो हे मेरा लाल, जागो जागो हे मेरा लाल, नी करण दियो हमारी। इसी प्रकार से मतलब यही मेरा संदेश है कि आपको जागना पड़ेगा आगे अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। तो यही है कि अपने अपने अधिकारों को पहचानें और इन्हीं अधिकारों के साथ आगे को बढ़ें और एक अच्छी शिक्षा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जय उत्तराखंड। अजय जी, आज की चर्चा काफी अच्छी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका, और मतलब जोशी सर आपका और जोशी मैम आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और जाने से पहले जैसे आपने सर बात रखी, मैं भी अपने व्यूअर्स को एक नेगी जी का गाना हमारा बहुत प्रचलित रहा है, और मैं जरूरत है हमारे समाज को इस समय इन चीजों को लेने की। उठा जागा उत्तराखंडियों सौठाणो भगत ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों सौठाणो भगत ऐगे, उत्तराखंड का मान भगत ऐगे। तो ये हमें ही जागना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, हमको मिलके ही कुछ करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अच्छा, चलिए। एक मुझे गिरदा का और याद आ गया, ये थोड़ा सा मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जी 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 जरूर जरूर जरूर। क्योंकि हम सब लोग मिल के करेंगे। बिज जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफी मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ संलग्न रहूं। तो एक चीज है सभी मेरे उत्तराखंड भाइयों के लिए, ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, जता एक दिन तो आलो यो दिन दुनी में, जता एक दिन तो आलो वो दिन यो दुनी में, चाहे हम न ली सको चाहे तुम न ली सको, चाहे हम न ली सको चाहे तुम न ली सको, जता कोई तो ला लो ये दुनी में। मतलब चाहे मैं हार जाऊं चाहे आप हार जाए, कोई कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा जो बदलाव की सीढ़ी लाएगा सर। जी, किसी न किसी को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा बदलाव, और करना ही बदलाव पड़ेगा। स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल सर आपने किया है, बाकी लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, और हमारे व्यूअर्स भी आप ये देखें कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, जो भी उन चीजें अच्छी लगती हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जानकारी देते हैं एक दूसरे को। कहीं ना कहीं सभी का सहयोग रहा है, और मैं सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको एक प्रेरणा जरूर मिली होगी हमारे इस आज की चर्चा से, एक शिक्षक ऐसे भी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय भारत, जय उत्तराखंड।